हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड वंस अगेन। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे 10th ऑफ जुलाई से 12th ऑफ जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई नो मॉर्निंग में 7 AM हमारी क्लास होती है और 7 AM हमारी क्लास हुई भी थी, जहाँ पे हमने कुछ करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग जो पोर्शन है जैसे कि स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल इवेंट, बैंकिंग न्यूज़ एंड विद MCQ, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास मुझे मॉर्निंग में बंद करनी पड़ी, जिसके कारण अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, ये सेकंड पार्ट आपको मिल रहा है। वीडियो काफ़ी लेंदी था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के कारण और फिर इंटरनेट कनेक्शन के कारण सुबह क्लास नहीं हो पाई थी। सो स्टार्ट करते हैं हम रिमेनिंग क्लास को। ओके। राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। अब देखो, कोई भी चीज फर्स्ट इन न्यूज होती है वो आपके सिलेबस का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। सो राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान विद द असिस्टेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से ये रेडी कर रहा है रोड सेफ्टी प्लान। इनका क्या टारगेट है कि 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है। ओके, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर द 10 years, ठीक है, अलाइन विद अ गवर्नमेंट पॉलिसी विद एम टू रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट 50% बाय द 2030। अब ये 10 year का एक्शन प्लान है जो कि 3 डिफरेंट फेजेस में होगा, ठीक है। 3 डिफरेंट फेजेस में आपको एक्शन प्लान देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज है 2025 टू 27, सेकेंड 2027 टू 2030 एंड 2030 टू 2033, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ द एक्शन प्लान, जिसमें डिसाइड किया जाएगा हेलमेट्स के बारे में, आपका जो सीट बेल्ट्स होते हैं उसके बारे में, व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका सेफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्पीडिंग लिमिट, बैरियर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, इन सबको यहाँ पर इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी और इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे एक डेटाबेस भी रेडी किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन डेटा एंट्री फॉर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है पंजाब। आपको कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, ठीक है। याद आया कुछ? चलो, सो नीति आयोग का ये प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक 112 आपके जो ब्लॉक्स एंड 500 डिस्ट्रिक्ट्स को हमें यहाँ पे डेवलप करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज में है। तो पंजाब गेट्स इट फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन द मोगा डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब का फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप किया जा रहा है इन मोगा डिस्ट्रिक्ट विद अ ग्रांट फ्रॉम द नीति आयोग। एंड नीति आयोग इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए 1.25 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट या ग्रांट प्रोवाइड करेगी टू द मोगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब ये जो प्लांट क्लिनिक और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है क्या करेगा? विल प्रोवाइड फ्री सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। फ्री सॉइल टेस्टिंग करी जाएगी। जो फार्मर्स की सॉइल से उनके सैंपल लिए जाएंगे, उस सॉइल का pH लेवल क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और अदर पैरामीटर पे डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को। ओके, नेक्स्ट, social security for the gig workers and Karnataka become the second state after Rajasthan to come up with the legislation for the gig workers। gig workers क्या होते हैं? जो आप कह सकते हैं सब फ्रीलांसर वर्क करते हैं, किसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं बट रजिस्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारे डिलीवरी बॉय है, ठीक है, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? गिग वर्कर्स। इनके लिए एक्ट है, तो यस आप देख सकते हैं एज पर द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 अ पर्सन हु वर्क टेम्पररी जॉब टिपिकली इन द सर्विस सेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसर, तो वो आपके गिग वर्कर्स कहते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, कोई जॉब कर रहा है तो उसको टाइमली सैलरी चाहिए। अगर आप उनको फायर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टर्मिनेशन लेटर देने के लिए आपको पीरियड नोटिस पीरियड देना होगा।
एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर गिग वर्कर्स। तो इसीलिए यहाँ पर एक बिल ड्राफ्ट किया गया है बाय द कर्नाटका असेंबली एंड कर्नाटका 2nd नंबर का स्टेट बन चुका है। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कर्नाटका बिकम द 2nd स्टेट आफ्टर राजस्थान टू कम अप विद द लेजिस्लेशन फॉर द गिग वर्कर्स। ओके, इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है, ठीक है, कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। Okay, the Karnataka government aim to regulate the social security and welfare of platform-based gig worker in the state by the creating a board। यहाँ पे वेलफेयर करने के लिए जो सोशल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उसके लिए यहाँ पे अंडर द दिस ड्राफ्ट सेटअप किया जाएगा एक बोर्ड, वेलफेयर फंड को सेटअप किया जाएगा एंड ग्रीवेंस सेल, अगर कोई शिकायतें हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक सेल भी बनाई जाएगी। ठीक है, हाइलाइट्स देखते हैं। क्रिएशन ऑफ द वेलफेयर बोर्ड, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट की जाएगी एक वेलफेयर बोर्ड जो कि स्कीम्स बनाने का काम करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द गिग वर्कर्स। और इस कमेटी में या इस बोर्ड में कौन कौन होगा, तो इस बोर्ड में होंगे, बोर्ड कंप्राइजेस कर्नाटका लेबर मिनिस्टर, 2 एग्रीगेटर ऑफिसर्स एंड 2 गिग वर्कर्स एंड द 1 सिविल सोसाइटी मेंबर टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या बातें की गई है। ये जो एग्रीगेटर है या जो जॉब प्रोवाइडर है उनके लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स बोला है, इनको कहा गया है कि जो एग्रीगेटर है वो एवरी वीक गिग वर्कर्स को पेमेंट करेंगे और अगर पेमेंट में कोई डिले होता है, अगर पेमेंट में कोई डिडक्शन होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा गिग वर्कर्स को। ओके, नेक्स्ट है गिग वर्कर्स कैन अप्लाई टू रिसीव अ यूनिक आईडी एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म अपॉन रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड। एक यूनिक आईडी हर एक वर्कर को मिल जाएगी अगर आप रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या बोली गई है, द बिल एम्स टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द गिग वर्कर्स टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्ट बीइंग ओवरवर्क्ड बाय द एम्प्लॉयर। सो यहाँ पे बोला गया है कि आपको पीरियड नोटिस 14 डेज पहले देना, 14 डेज पहले देना पड़ेगा और आपको वैलिड रीजन भी देना पड़ेगा क्यों आप पर्टिकुलर वर्कर को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये किसके लिए है, एग्रीगेटर्स के लिए है। ठीक है, देयर इज अ मैंडेटरी फॉर एग्रीगेटर्स टू मेंटेन अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द गिग वर्कर्स। अगर ड्राफ्ट में कुछ भी कंडीशंस लिखी हुई हैं और एग्रीगेटर उसको नहीं मान रहे हैं, बिकॉज एग्रीगेटर के लिए मैंडेटरी है कि आपको इसे फॉलो करना है, तो 5,000 रुपीज टू अप टू 1 लाख रुपीज तक की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी एज पर द एक्ट। ओके, अब जब कर्नाटका गवर्नमेंट की बात हो ही रही है तो एक और स्कीम न्यूज में है इनकी, जिसका नाम है नाबू मनीजारू प्रोग्राम, नाबू मनीजारू प्रोग्राम। ओके, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन स्कूल्स फ्रॉम द करेंट एकेडमिक ईयर, जो 24-25 एकेडमिक ईयर है, और इसी से स्टार्ट किया है ऑल द गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल्स हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, ऑल द स्कूल में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व 2 आवर ऑफ द वीकली डिस्कशन एंड डायलॉग्स। ठीक है, अभी डिस्कशन 2 आवर्स ऑफ द वीकली डिस्कशन किस मैटर पे होगा, डिस्कशन होगा हमारे लोकल फेस्टिवल्स क्या हैं, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं, हमारे कल्चर वैल्यूज क्या हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में बताया जाएगा। न्यूक्लियर फैमिलीज के अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसको एलिमिनेट कैसे करता है, तो इक्वलिटी आपका, इसके अलावा लिबर्टी, इन सारे टॉपिक पे बेसिकली बच्चों के साथ डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम लॉन्च किया। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड टू ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोवाइड गाइडेंस। नेक्स्ट है घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च बाय टाटा ग्रुप, टाटा पावर। ठीक है, सो टाटा पावर लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश, वाराणसी। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाराणसी से ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो रहा है। पर्पस क्या है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एवरी होम, हर एक घर के ऊपर रूफटॉप सोलर सोल्यूशन इंस्टॉल किया जाए जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सके। aimed at providing every home with a clean energy through the rooftop solar solution। ठीक है, अब कोई भी रेसिडेंट है जिसको अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कराना है तो उसको मैक्सिमम सब्सिडी अप टू द 1 लाख रुपीज ऑन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रोवाइड की जाएगी, कंबाइनिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, तो 3 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन
हर घर के जो रूफटॉप है उसमें 3 किलोवाट तक के सोलर इंस्टॉलेशन को किया जाएगा, जिससे अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपीज एनुअली इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 किलोवाट का आपका सोलर प्लांट होगा या सोलर पैनल जो आपने इंस्टॉल किए हैं, इनकी जो कैपेसिटी है वो 12 यूनिट इन अ डे 12 यूनिट इन अ डे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि टाटा पावर ने लॉन्च किया है घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम द वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो महाराष्ट्र अनाउंस्ड फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर EWS, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एंड OBC गर्ल्स। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एंड द OBC विल बी फ्री, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। रिसेंटली महाराष्ट्र की कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। डिसीजन वाज आल्सो मेड अ वेव ट्यूशन एंड एग्जाम्स फीस फॉर द ऑर्फन स्टूडेंट्स, मेल हो या फीमेल हो, तो ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए भी ट्यूशन फीस और एग्जाम फी नहीं लगेगी, ऐसा बताया गया है। एंड द डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 24 to 25, फ्रॉम दिस करेंट एकेडमिक ईयर से ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके लिए बोला है कि एक्सपेक्टेड है कि 906 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बातें इन्होंने मेंशन की है। कोई भी अगर फीमेल स्टूडेंट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, EWS कैटेगरी से है या फिर इकोनॉमिक सोशली बैकवर्ड क्लासेस से है, तो एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए। फीमेल स्टूडेंट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, नेक्स्ट है दिस इंक्लूड कोर्सेज रन बाय द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, चाहे कोई पर्सन है, कोई लेडी है जो इंजीनियरिंग करना चाहती है, फार्मेसी में जाना चाहती है या फिर आपके मेडिकल या मेडिसिन में जाना चाहती है, एग्रीकल्चर, मतलब जो हायर एजुकेशन स्टडीज हैं उनमें भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। न्यू एडमिशन एज वेल एज अ स्टूडेंट करेंटली परसुइंग देयर एजुकेशन डिग्री विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। ये बातें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताई हैं। चलिए नेक्स्ट है द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पीपल्स मतलब लोकल कम्युनिटी की हेल्प, बायोडाइवर्सिटी आपकी जो भी स्पीसीज है, फ्लोरा फाउना है, आपको जो भी मेडिसिनल नॉलेज है या फिर ट्रेडिशनल आपको नॉलेजेस है वो, और रजिस्ट्री मतलब उसका एक डेटाबेस रेडी करना, यही है बस। ओके, तो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 mandates development of pupil biodiversity register at the local level to document as well as safeguard bio resources and associated knowledge। सिंपल सी बात है, हमारे जो भी ओल्डर पर्सन है, दादी हैं, नानी हैं, उनके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वी हैव टू रिकॉर्ड इट, और जो भी हमारे सराउंडिंग में फ्लोरा है, फाउना है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एंड प्लांट्स हैं, उनका भी एक डेटाबेस रेडी करना है। ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर है। इट सर्व अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपके हैबिटेट, आपका इसके अलावा जो भी ट्राइबल ग्रुप्स है, जो भी ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस इसमें रेडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी। इसको हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं। रिसेंटली वाई इट इज इन न्यूज, चलो देख लेते हैं। यहां पे बात हो रही है Thazakara has become the first Gram Panchayat in the Alpuja district of Kerala to update and publish a comprehensive people biodiversity register with the involvement of the local community। इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल जाएगा। केरला had become the first state in the country to prepare people biodiversity register for each local self government body with the help of local people। इसलिए आपको ये पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू गगनयान एस्ट्रोनॉट टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड द एक्सोम 4 मिशन। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि गगनयान मिशन के अंदर हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और उनमें से 2 हमारे गगनयान जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर अपकमिंग जो मिशन भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हमने 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन भेजा एक ही जाएगा जो कि नासा डिसाइड करेगा। ठीक है, Indian Space Research Organization has shortlisted 2 of its 4 trained Gaganyaan astronaut for the ISS for the EXIM 4 mission to the International Space Station in the collaboration with NASA।
ओनली वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एस्ट्रोनॉट विल गो टू द मिशन। तो 2 लोगों में से किसी एक को ही मिशन पे भेजा जाएगा। इनकी जो भी ट्रेनिंग होगी वो फर्दर नासा और स्पेस एक्स मिलकर फर्दर ट्रेनिंग देंगे स्पेस क्राफ्ट के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे ऑपरेट करना है और क्या अंदर चीज़ें हैं, कैसे एग्जीक्यूट होंगी, वो सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर एस्ट्रोनॉट होंगे। ठीक है, और ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे फॉर द 14 डेज। So NASA and Exome Space, American privately funded space infrastructure developer, signed an order for the 4th private astronaut mission to the ISS। इसलिए इसको Exome 4 मिशन कहा है क्योंकि 4th नंबर का मिशन है, aiming to launch in the October 2024 from the Kennedy Space Center in the Florida। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ जो भी लॉन्चिंग जनरली होती है वो कहाँ से होती है, सतीश धवन, आपका जो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है वहाँ से होती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर अमेरिका में जो भी लॉन्चिंग होती हैं वो कहाँ से होती है, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। ओके, चलिए अब बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपने देखा है कभी भी जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं तो ये इंडिविजुअल अपना ग्रुप बना के एक्सरसाइज नहीं करती, हमेशा इनका इन्वॉल्वमेंट या तो रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि रशिया से ही तो सेपरेट होकर इन सारी कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है इन 1992, वी नो दैट। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ वॉर में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये लोग अपना एक कंबाइंड वॉर गेम कर रहे हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में है। ओके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंडक्ट फर्स्ट वॉर गेम्स विदाउट रशिया और चाइना। और ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, इसका नाम है बालिस्टिक 2024, बालिस्टिक 2024 एक्सरसाइज, जिसका मतलब है अलायंस। कहाँ पर होगी एक्सरसाइज, कजाकिस्तान में होगी। कजाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, होस्टेड बाय द कजाकिस्तान एंड इंक्लूड 4 अदर एक्स सोवियत स्टेट। अब 4 अदर स्टेट कौन से हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये आपको अदर स्टेट्स, सॉरी तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पर आपको ये अजरबैजान, ये यहाँ पर इंक्लूड है इन दिस एक्सरसाइज। और तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे बाहर है, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, द ड्रिल टेकिंग प्लेस इन द कैस्पियन सी। आपको यहाँ पे जो सी दिख रहा है, जो कि नाम इसका सी है लेकिन ये लेक है। ठीक है, सो ये जो कैस्पियन सी है यहाँ पर अंटिल 17 ऑफ जुलाई ये एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें 4000 से ज़्यादा ट्रूप्स, टैंक्स, वॉरशिप, सारी चीज़ें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ओके, डन। अजरबैजान आर्मी ऑल्सो यहाँ पे कजाकिस्तान को ज्वाइन करेगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, फोकस क्या है, लिबरेटिंग एन आइलैंड कैप्चर बाय द टेररिस्ट। जो भी आइलैंड्स को कैप्चर किया टेररिस्ट ने उनको लिबरेट कराना और मैरीटाइम सिक्योरिटी और हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना, ये इसका एजेंडा रहने वाला है। नाउ बात करते हैं अबाउट द कैस्पियन सी, क्योंकि कैस्पियन सी एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम हो सकता है और वी नो दैट कि 6 to 10 क्वेश्चन स्टैटिक से आएंगे। सो हम देख लेते हैं अबाउट द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन द टर्म्स ऑफ सरफेस। ठीक है, द कैस्पियन सी इज द रिच विथ ऑयल एंड द नेचुरल गैसेज। अगर ऑब्वियस सी बात है, एक लेक है आपको दिखाई दे रहा है कैस्पियन सी, और इसमें पानी कहाँ से रहेगा, जब कोई रिवर्स आ रही होंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, देखो रशिया से एक रिवर आ रही है बोल्गा। सो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी इज द बोल्गा रिवर इन द नॉर्थ विच प्रोवाइड अबाउट 80% ऑफ द इनफ्लोइंग वाटर। अब यहाँ की बॉर्डरिंग के बारे में बात करते हैं, तो कैस्पियन सी बॉर्डर शेयर करता है विथ 5 नेशंस, 5 कंट्री। दीज आर रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा ईरान एंड अजरबैजान। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर ट्रिक याद करनी है कि कैसे हम कैस्पियन सी की जो नेबरिंग कंट्री है या जिसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं वो याद रखें, तो आप यहाँ पे तारीख मतलब डेट, ठीक है, तो तारीख याद रख सकते हो। इसका मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, कंट्री अराउंड द कैस्पियन सी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक एक्सरसाइज को होस्ट कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ओके, सो इंडियन एयरफोर्स टू ज्वाइन 20 नेशन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है कहाँ पर, एक्सरसाइज पिच ब्लैक में, और ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में जा चुके हैं। इट इज अ बाइनियल एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस
डार्बिन में हो रही है। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 12 जुलाई टू 12 जुलाई टू 2 अगस्त। 2 अगस्त तक एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दिस एडिशन इज टू बी द लार्जेस्ट इन द 43 ईयर्स बिकॉज यहाँ पे 20 कंट्रीज विथ 140 एयरक्राफ्ट एंड 4000 प्लस मिलिट्री पर्सनल्स के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक्सरसाइज सिंस 1981 हमें देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट की गई थी बाय द इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। बाद में इसको ज्वाइन कर लिया था जापान ने। तो जापान मतलब जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें जापान इंक्लूड हो गया था इन 2015 एंड बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया इन 2020। तो अभी 4 नेशंस के बीच में आपको मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिलती है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। अक्टूबर में होगी हमारी एक्सरसाइज। तो इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज अलोंग विद यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2024, ठीक है। ये बात याद रखना। ये डिसीजन क्यों लिया गया? बिकॉज लगातार जो चाइना की पावर बढ़ रही है इन द साउथ चाइना सी, इसलिए यहाँ पर इसको किया जा रहा है। एंड दिस इज द 28th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज विद अ मेजर फोकस ऑन द एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है। कहां पर होगा? बे ऑफ बंगाल में होगा, अक्टूबर में होगा, ठीक है। नाउ 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिएगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले देखेंगे तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है 18, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं? तो टोटल 18 आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका स्टैटिक है। वो डायरेक्टली आपसे फ्रेम करेगा, बताइए कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। आपको स्टेट का नाम याद करना है। यही आपके सेबी एग्जाम एज वेल एज आपके आरबीआई एग्जाम के स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज बायोस्फीयर इन रिजर्व। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किए गए हैं इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें एक भी इंडिया नहीं है। द न्यू डेजिग्नेशन आर इन कोलंबिया, गाम्बिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया और स्पेन के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कंट्रीज हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द लिस्ट इंक्लूड द 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व। ट्रांस बाउंड्री रिजर्व मीन्स 2 नेशंस के, 2 कंट्री के बॉर्डर एरिया में कोई बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट करता है। तो 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स को यहां पर इंक्लूड किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहां पर है? स्पेनिंग, बेल्जियम, नेदरलैंड, इटली एंड स्लोवेनिया। तो हम केवल इन्हीं 2 बायोस्फीयर रिजर्व को याद करेंगे, रिमेनिंग हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ओके, पहला है कैंपिन ब्रूक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम और नेदरलैंड की बॉर्डर एरिया पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली एंड स्लोवेनिया की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। नाउ टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर साइट्स इन द वर्ल्ड इन 136 कंट्रीज कितनी हो गई है? 759। तो ये वाला डेटा आप चाहो तो याद रख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 759 हो गए हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है। आप इनके नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ नाम तो आपने सेवरल टाइम सुने होंगे। अंडमान निकोबार याद रखने की जरूरत नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, ठीक है। फिर आपका कंचनजंगा इन सिक्किम, मानस एंड डिब्रू सिखोबा आसाम में है, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, नॉकरेक इन मेघालय, सुंदरवन वी नो दैट इन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल इन उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? यहाँ पर लिखा हुआ है शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी इन उत्तराखंड, कच्छ इन गुजरात, पचमढ़ी एंड पन्ना जो आपका है बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर सिचुएटेड है, नीलगिरी इन कर्नाटका, अगस्ता मलाई इन तमिलनाडु एंड केरला। तो ये हमारी कंट्री के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे होंगे कि कुछ में स्टार स्टार जैसा कुछ लगा हुआ है। क्यों लगा स्टार? हम देखते हैं क्या है भाई ये स्टार वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम देखेंगे। As of 2024, India has 18 notified biosphere reserve, ठीक है, and 12 recognized by the UNESCO MAB. MAB मतलब Man and Biosphere Reserve प्रोग्राम, Man and Biosphere प्रोग्राम, जिसको यूनेस्को ने स्टार्ट किया था इन 1971। तो 12 हमारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है आउट ऑफ 18 जो कि
यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं, इसलिए जहां जहां स्टार लगा था वो यूनेस्को के रिकॉग्नाइज किए हुए आपको बायोस्फीयर देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इन 1986 विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। अब इन बायोस्फीयर को रिजर्व को सेटअप करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो है इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 60:40 का रेशियो फॉर द नॉर्मल स्टेट्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट। फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द हिमालयन स्टेट के लिए ये रेशियो कितना होगा, 19:10 का होगा। 19 गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, सिंपल है। नेक्स्ट, इंडिया ताइवान MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटिंग टू द बूस्ट ट्रेड। अब यहाँ पे देखना है हमको, न्यू दिल्ली में जाते हैं चलो। सो न्यू दिल्ली में 9th वर्किंग ग्रुप ऑन द ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ताइवान रिसेंटली कंक्लूड हुई है, और उसमें यहाँ पे दोनों देशों ने MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज्वाइन किया है विच इज केम इनटू इफेक्ट ऑन 8th जुलाई। ओके, so India and Taiwan mutual recognize agreement for the organic products। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे ताइवान को, ताइवान अपने एक्सपोर्ट जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा। इस तरीके का एग्रीमेंट है, लेकिन ऐसे ही नहीं आप भेज दोगे, इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन कि आप जो भी प्रोडक्ट भेज रहे हो वो 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ होगा। अंडर द एग्रीमेंट organic product from India can be exported to the Taiwan after it is certified by the authority in India। Similar ताइवान के साथ भी ऐसा होगा। सिमिलर ताइवान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन इंडिया, जैसे कि आपके ग्रीन ब्लैक हर्ब्स हैं, इसके अलावा आपके दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, राइस हैं, एटसेट्रा हैं। अब इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगी, फ्रॉम इंडिया साइड हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, आंसर हो जाएगा अपेडा, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर म्यूचुअल रिकॉग्नाइज एग्रीमेंट फॉर फ्रॉम द इंडिया साइड is the APEDA, Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority under the Union Ministry of Commerce and Industry। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उसको कहते हैं जिसमें हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट का यूज किया है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिफर टू अ एग्रीकल्चर दैट डज नॉट यूज द केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इंडीड इट यूजेस नेचुरल वर्मी कंपोस्ट एंड द बायो फर्टिलाइजर। नाउ अपेडा क्या कहता है, अपेडा की वेबसाइट से डेटा लिया गया है, एज ऑफ 2024 का डेटा आपको ये मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द अपेडा, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है अकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ एरिया, इन द टर्म ऑफ सरफेस, तो वो इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है, एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नंबर पे हम प्रोडक्शन में आते हैं। एंड अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा एंड सिक्किम। डन, चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पे कुछ डेटा रिवील किया है। आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर किस स्टेट में काम कर रहे हैं, सिंपल सा डेटा है। सो एनुअल सर्वे ऑफ unincorporated enterprises या unorganized sector 2022-23 and the data released by the Ministry of Statistics and the program implementation. As per the survey, Uttar Pradesh, West Bengal and Maharashtra had the highest share of the informal sector enterprises in both urban and rural area. ठीक है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी सबसे ज्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो उत्तर प्रदेश में 13.83%, वेस्ट बंगाल 12% एंड महाराष्ट्र 9.37% आपको मिल जाएगा एज पर द डेटा। द शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेज डिक्रीज इन द पोस्ट पैंडेमिक एरियाज इन 22-23। तो जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में ये जो सेक्टर है इसमें इसके वर्कर्स में डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टॉप्ड अमंग द मेजर स्टेट विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्कर्स में इंक्रीमेंट हुआ है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है विच इज 0.84%, वेस्ट बंगाल में डिक्लाइन हुआ है बाय द 0.27 एंड महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है बाय द 0.56%। ठीक है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे है 13.83, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, 12.04 और 9.36% यहाँ पे जो लोग हैं वो टोटल इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वर्कर इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपको जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है विच इज 0.69। ठीक है, अगर हम देखते हैं इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 1.17 करोड़ वर्कर्स का। अर्बन वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं 0.69 करोड़ एंड रूरल वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं 0.48 करोड़। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए इन कॉर्पोरेट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने इन्वॉल्व हैं इन 22-23, तो आपका आंसर होना चाहिए इंक्रीज बाय 1.17 करोड़ वर्कर्स एंड टोटल यहाँ पे 10.96 करोड़ वर्कर्स इन्वॉल्व है। अगर अर्बन एरिया में बात करते हैं तो अर्बन एरिया में टोटल 5.72 करोड़ वर्कर्स इन्वॉल्व हैं जो कि इंक्रीज हुए हैं बाय 0.69 करोड़ एंड रूरल वर्कर्स कितने हैं 5.24 करोड़ वर्कर्स हैं जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 0.48 करोड़ का। आई नो ये डिफिकल्ट है याद करना, बट आपको थोड़ा सा डेटा तो याद रखना पड़ेगा फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, चलिए अब लगातार यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम काफी न्यूज में थी, तो यहाँ पे अपकमिंग जो हमारा बजट आने वाला है 23 जुलाई को, ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो पेंशन स्कीम है या जो एग्जिस्टिंग हमारा एनपीएस है उसमें कुछ मेजर चेंजेस करने वाली है। क्या करने वाली है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सून गेट 50% ऑफ द लास्ट पे एज अ पेंशन अंडर द एनपीएस। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके अकाउंट पे जो भी लास्ट सैलरी क्रेडिट होती है उसका 50% एज अ पेंशन दिया जाएगा अंडर द एनपीएस। ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आ रही है बिकॉज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था जिसको हेड कर रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी डीवी सोमनाथन एंड सोमनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो 50% है आपके लास्ट पे का वो एज अ पेंशन दी जाएगी अंडर द एनपीएस। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, जस्ट रिपोर्ट कहती है ये। ओके, वो अपकमिंग इलेक्शन अपकमिंग बजट में हमको पता चलेगा। इलेक्शन तो हो गया, बजट में पता चलेगा। डन इतनी चीजें। तो नेशनल पेंशन सिस्टम इज अ वॉलंटरी इन नेचर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में ऑलमोस्ट 12 to 15 स्कीम्स मैंने कवर करा दी हैं। आई होप आपने देख ली होंगी, नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपका ये पूरा एनपीएस और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है वो सारी कवर हो जाएंगे। 4 PM पर डेली एक वीडियो आएगा जिसमें हम मिनिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑलमोस्ट 15 स्कीम्स मुझे याद है कि मैंने कवर कर दी हैं इन 2 वीडियोज। ओके, सो नेशनल पेंशन सिस्टम एक वॉलंटरी नेचर है जो कि एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जनवरी 2004 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आप डिटेल में स्कीम को वीडियो में अलग वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है PLI स्कीम फॉर ओबेसिटी डायबिटीज ड्रग्स लाइकली बी 2026। रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लाइकोजन की होती है जो कि आपके डायबिटिक ड्रग है या वेट लॉस करने वाले ड्रग्स हैं उनको PLI स्कीम में मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में लेकर आया जाए फ्रॉम 2026। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। ठीक है, डन। अगर हम PLI के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसको 14 की सेक्टर में काम करता है। एम टू इनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड द एक्सपोर्ट। PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था इन मार्च 2020 और इनिशियली ये अभी मतलब 14 की सेक्टर में काम कर रही है। नेक्स्ट है यूपी से। यूपी स्टेट बर्ड सारस क्रेन पॉपुलेशन सर्ज टू 19,918। रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने समर सेंसस की है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे जो सारस क्रेन है उनकी कितनी है 19,918 है जो प्रीवियस ईयर के सेंसस से 396 इंक्रीज हुई है। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट सारस क्रेन पॉपुलेशन इन इंडिया और उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड आपको देखने को मिलता है सारस क्रेन। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10 ईयर मऊ फॉरेस्ट डिवीजन में 6 सारस क्रेन को स्पॉट किया गया है। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो सारस क्रेन को डिक्लेयर किया गया था स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2014। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहीं पे मिलेगी। एंड सारस क्रेन इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट बर्ड विच कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। चलिए, अब यहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC।
ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि फॉर्म हुआ था इन 2011, ठीक है, एज अ ट्राइलेटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ द इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इनिशियली 3 मेंबर्स थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडियन ओशन की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इन 2011 में इसको फॉर्म किया गया था, बट बाद में आके मॉरिशियस ने इसको ज्वाइन कर लिया। सो अभी आपको इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशियस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर नेशंस थे, बांग्लादेश और सेशल्स। ना बांग्लादेश ऑब्जर्वर कैटेगरी से बाहर हो गया है और बांग्लादेश जो है वो परमानेंट मेंबर बन चुका है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। तो नाउ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 5 नेशंस देखने को मिलेंगे विद 1 ऑब्जर्वर। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस एंड बांग्लादेश ये आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं एंड ऑब्जर्वर क्या है, सेशल्स है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस चार्ट में ये बताया किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। इनिशियली 3 मेंबर्स थे इन 2011, देन मॉरिशियस आया, देन बांग्लादेश जुड़ गया एंड सेशल्स यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जर्वर है। सो बांग्लादेश ज्वाइंड Colombo Security Conclave as a 5th full member state. Okay, Bangladesh officially joined the Colombo Security Conclave, its 5th full member during the 8th Deputy National Security Advisor level meeting ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो यहाँ पे रिसेंटली 8th नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि बांग्लादेश ज्वाइन करेगा इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव एंड श्रीलंका को एज अ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेशल्स अभी भी क्या है, आपका ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। अभी जो 8 नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो रही थी, इसको होस्ट कर रहा था मॉरिशियस वर्चुअली, एंड जो 7th नंबर की मीटिंग होगी, 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, ये डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग 7th मीटिंग होगी, इसको हेल्ड होगी, ये कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज कुमार सिंह, इंटरनल अफेयर्स पंकज कुमार सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मीटिंग। इन्होंने मॉरिशियस में वर्चुअली हमारी मीटिंग को अटेंड किया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया आफ्टर 41 ईयर्स। लास्ट टाइम इन 1983 इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था ऑस्ट्रिया और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द 3rd इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया। 3rd क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1955। फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे इंदिरा गांधी जी गई थी, 1971 में भी गई थी एंड 1983 में गई थी। और अब आफ्टर 41 ईयर्स ऑस्ट्रिया में विजिट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 3rd इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने विजिट किया है ऑस्ट्रिया को। इंडिया और ऑस्ट्रिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1949 है और इन दिस ईयर हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 डेज के आई थिंक 2 डेज या 1 डे के विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर हिज मीटिंग विद ऑस्ट्रेलियन चांसलर के साथ जो भी मीटिंग हुई उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कंबाइनली एक स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जिसका टाइटल है इन्हांसमेंट इंडिया ऑस्ट्रिया पार्टनरशिप। इन्हांसमेंट इंडिया ऑस्ट्रिया पार्टनरशिप। इंडिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे टू द इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा इंडिया ने एक्सप्रेस किया है अपना सपोर्ट कि अपकमिंग जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए बिडिंग होगी तो हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे फॉर 27-28। सिमिलर ऑस्ट्रिया ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज बिड टू बिकम अ नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ऑफ फॉर 2028-29। तो हम पहले इनको सपोर्ट करेंगे फिर ये हमको बाद में सपोर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्वाइट किया है ऑस्ट्रिया को टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं तो 100 मेंबर आपको ISA में देखने को मिल जाएंगे। 99 नंबर का मेंबर है स्पेन और 100 नंबर का मेंबर है पैराग्वे जिसने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रिया आप देख सकते हैं यूरोप में एक लैंडलॉक नेशन है। लैंडलॉक नेशन है मींस इसकी कोई भी बॉर्डर ओशियन या सी के साथ कनेक्ट नहीं होती है। इसकी कैपिटल वियना है। यूरोपियन यूनियन का पार्ट आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिल जाएगा। यूरो करेंसी है एंड प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन, ओके। नेक्स्ट, फिलीपींस चूज टू होस्ट क्लाइमेट लॉस्ट एंड डैमेज फंड बोर्ड। अब ये जो लॉस्ट एंड डैमेज फंड है
इसका फॉर्मेशन नाम से समझ में आ रहा है क्यों ही किया होगा। इसको इसलिए किया होगा कि लगातार जो डेवलप्ड नेशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं, पर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ता है? जो आपके लो इनकम ग्रुप हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, सी लेवल इंक्रीज होगा, साइक्लोन्स आएंगे, सी का लेवल इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले ये आइलैंड ही डूबेंगे ना। तो इनको डेवलप करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, जिसको हम लॉस एंड डैमेज फंड कहते हैं। कोई साइक्लोन आ गया तो ऐसी कंट्रीज की हम हेल्प कर सकें। ओके है। So Philippines has been chosen to host the board of the Loss and Damage Fund, which is created by the United Nations. Talk marking another step towards providing financial help for countries to recover and rebuild from the impact of the global warming. Last month World Bank ने 4 years के लिए as a interim host अपने आप को डिक्लेयर किया था। The World Bank board approved a plan for the bank to act as an interim host of the fund for the 4 years. ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग द COP27 इन इजिप्ट। पहली बार COP27 में इजिप्ट में इसको अनाउंस किया गया था। और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड को मैनेज करने का काम यहाँ पर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि। रिसेंटली न्यूज में है बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज नोटिफाइड the draft telecommunication digital bharat nidhi rules 2024 under the section 26 and the section 56 of the telecommunication act 2023। तो यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास हुआ है उसमें बात की गई है डिजिटल भारत निधि को सेटअप करने के बारे में। सो डिजिटल भारत निधि इज अ इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिजिटल समझ में आता है, भारत भी समझ में आता है, और निधि का मतलब होता है फंड। तो डिजिटल भारत करने के लिए हमें फंड की जरूरत है। क्या करना है हमको? रिसर्च वर्क करना है, नया इनोवेशन करना है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द टेलीकॉम सेक्टर्स ये हमें इंप्रूव करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंप्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन द रूरल एरिया एंड इन द रिमोट एरिया, और जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस एरियाज हैं उनमें। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है टू फॉस्टर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। हमको इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रमोट करनी है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है। जो टेलीकॉम से एसोसिएटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प करनी है टू इनहांस ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर, टू प्रमोट इनोवेशन, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द टेलीकॉम सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट। ये बेसिकली सारा काम किया जा रहा है ओके अंडर दिस एक्ट। अब बात कर लेते हैं जो डिजिटल भारत फंड रेडी है, इसका मेन फोकस है रिसर्च डेवलपमेंट एंड ओवरऑल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट। फंडिंग क्या होगी, फंडिंग कैसे आएगी? तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट करेंगी इन पर्टिकुलर दिस फंड, पर डायरेक्टली नहीं करेंगी। डायरेक्टली नहीं करेंगी मतलब यहाँ पर जो डिजिटल भारत निधि है, पहले ये जो फंड है वो क्रेडिट होगा कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की संचित निधि बोलते हैं ना हम। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसको डिपॉजिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और उसके बाद फर्दर इसको डिजिटल भारत निधि में डाला जाएगा। तो टेलीकॉम कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डिजिटल भारत निधि विल फर्स्ट बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड देन लेटर डिपॉजिट इनटू द डिजिटल भारत निधि टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी जो कि बिडिंग करेगा और इनवाइट करेगा पर्सन्स को टू कंट्रीब्यूट इन दिस पर्टिकुलर फंड। इट विल रिप्लेस द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड है सिंस 2003, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विच वॉज क्रिएटेड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसको रिप्लेस करने का काम डिजिटल भारत निधि करेगी। इस फंड को सेटअप किया गया था 2003 में to enhance telecom services in the less financially and viable region। अभी जो डिजिटल भारत निधि फंड है ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल मीन्स यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा फॉर द सिंगल ईयर तो वो लैप्सेबल नहीं होगा, गायब नहीं होगा। अगर आपने सिंगल ईयर में उसको यूज नहीं किया तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज एग्जिम बैंक टू प्रोवाइड $2.5 million line of credit for
गुआना। अच्छा यहाँ पे याद करो, एग्जिम बैंक ने गुआना को अभी कुछ और भी फंड किया था डोर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए, अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था। फिलहाल एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुआना टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $2.5 million फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए एक तरीके से फंडिंग या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एग्जिम बैंक, ठीक है। While the deal was dated February 29, 2024 and the agreement under the LOC is effective from the 24th of June, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा ये कहां पर लगाया जा रहा है ये प्लांट? द सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट विल बी सेट अप एट द चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन स्टैटिक रेडी है, चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा गुआना में है, ठीक है। और यहां पर इस सोलर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। ऑफ द टोटल क्रेडिट, जो $2.5 million हम क्रेडिट सपोर्ट देख रहे हैं ना, तो ऑफ द टोटल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक, गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज वर्थ एटलीस्ट 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड विल बी सप्लाइड बाय द सेलर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप कहीं से भी सप्लाई ले लोगे, हमें मेड इन इंडिया को भी तो प्रमोट करना है ना, तो 75% इंडिया से लेकर आओ और रिमेनिंग 25% आप कहीं और से मंगा लो, आउटसाइड इंडिया मंगा लो। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1982 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और हर्ष भूपेंद्र बांगड़ी MD आपको मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं सम क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें जल्दी से बताना है। हाँ जी, आंसर करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल भारत निधि, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की थी। DBN वॉज क्रिएटेड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। नहीं भाई, इसको तो अभी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से डिजाइन किया गया, राइट। पहला स्टेटमेंट गलत कर दो। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल रिप्लेस द डिजिटल भारत निधि, ना उल्टा है, डिजिटल भारत निधि विल रिप्लेस द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। सेकेंड वाला भी गलत है। बैलेंस ऑफ क्रेडिट अंडर द DBN डिजिटल भारत निधि इज नॉन लैप्सेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ ये बात सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रिमेनिंग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक 5th इन द जनरेटिव AI इनोवेशन, ट्रेलिंग बिहाइंड चाइना एंड US, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड जापान। पूछा जा रहा है 2014 टू 2023 इंडिया ने टोटल कितने जनरेटिव AI पेटेंट फाइल किए हैं, टोटल नंबर ऑफ पेटेंट इंडिया की तरफ से कितने हुए इन पर्टिकुलर जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी। सो आंसर है 1350। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके है। सो इंडिया रैंक्ड 5th इन द जनरेटिव AI इनोवेशन एंड चाइना यहाँ पे टॉप पर है, चाइना के बाद US, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड जापान। टोटल नंबर ऑफ पेटेंट जो फाइल किए हैं हमने इन अ डिकेड 2014 टू 2023 वो कितने हैं? 1350 आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया के पेटेंट। और मैक्सिमम आप देख सकते हो चाइना है 38,000 पे, सबसे ज्यादा पेटेंट किसने फाइल किए हैं? चाइना ने। बट अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसमें? इंडिया में, विच इज 55.8%, ओके। इंडिया हैज सरपास द UK एंड जर्मनी, ठीक है। नो इंडियन एंटिटीज आर इन द टॉप 20 जनरेटिव AI पेटेंट ओनर, इस बात को याद रखना है। एंड इंडिया हैज द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट इन द जनरेटिव AI पेटेंट पब्लिकेशन एट 56%। अब यहाँ पे आपको दो इंडियन फर्म्स के बारे में मेंशन किया गया है। इंडियन पेटेंट इंक्लूड रिटेल AI असिस्टेंट सॉल्यूशन बाय द RN चिदाकाशी टेक्नोलॉजी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जनरेटिव AI टूल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम मैनेजमेंट। हमें कंपनीज नहीं पता करनी, हमें टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कितने फाइल किए हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन के अलावा कितनी हमारी ग्रोथ रेट है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। चलिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे 6,481 crore रुपीज डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द FY 23-24। रिसेंटली 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो श्री देवदत्त चंद है और इन्होंने डिविडेंड दिया है 2,500 crore रुपीस का। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन है? के सत्यनारायण राजू और इन्होंने डिविडेंड ट्रांसफर किया है 1,838 crore रुपीस का। नेक्स्ट है इंडियन बैंक जो कि जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, राइट। इन्होंने 1,193 crore रुपीस डिविडेंड दिया है। और बैंक ऑफ इंडिया जिसके MD एंड CEO कौन है? रजनीश जी है, इन्होंने 935 crore रुपीस डिविडेंड दिया है।
तो 4 यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सिम बैंक, इन्होंने 252 करोड़ रुपीस का डिविडेंड ट्रांसफर किया है फॉर 23-24 टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, recently BSF in association with which bank has organized a grow with tree plantation? So grow with tree plantation drive BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर श्रीनगर में किस बैंक के असिस्टेंस से या किस बैंक के एसोसिएशन के साथ इस ड्राइव को रन किया गया है? सो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Tata Power Solar System Limited has launched the Ghar Ghar Solar Initiative, in which state aimed at providing every home with clean energy through the rooftop solar solution. तो वाराणसी में स्टार्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, who has been appointed as a principal advisor at the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program? तो ये जो टीबी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रिंसिपल एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? आई डोंट नो, यहाँ पे ये गायब हो गया, स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम एक्चुअली मैं दिखाती हूँ, 1 second, where it is, yes, सौम्या स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूरा है बट वो शायद पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो गया। जो भी है, सौम्या स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। पीडीएफ में आपको सारा मिल जाएगा। सौम्या स्वामीनाथन को प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो 10th नंबर की ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ हो रही है? सेंट पीटरबर्ग रशिया में हो रही है। और ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के, वो इंडियन डेलीगेट्स को लीड करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एंड राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल, ये सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इनको लीड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेंगे। थीम क्या है? The role of Parliament in the strengthening multilateralism for the equitable global development and security, ये आपको थीम मिल जाएगी। Former Indian opener Gautam Gambhir has been appointed as the head coach of the Indian men's cricket team. Gautam has been given the command of the team till the end of 2027. Option C is the right answer. Who will be the main sponsor of the Indian contingent in the upcoming 2024 Paris Olympics? So answer is Adani Group. Option B is the right answer. India will host the which edition of prestigious Malabar naval exercise alongside with USA, Japan, Australia and the Bay of Bengal in October? So answer is 28th edition. Option B is the right answer. Next, India's two-time Olympian Vinesh Fogart has won the gold medal in the women's blank category in the Grand Prix of the Spain International Continental Wrestling Championship. तो विनेश फोगाट एसोसिएटेड थे विथ रेसलिंग एंड 50 kg कैटेगरी में इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है तमिल राइटर शिव शंकरी को, जो कि आपकी सरस्वती सम्मान अवार्डी भी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state government has launched the Mitra One initiative under the Tree Plantation Jan Abhiyan 2024 near the Nepal border? तो यूपी और नेपाल की बॉर्डर पे मित्र वन इनिशिएटिव को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। 35 करोड़ यहाँ पे ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Recently, which state has been honored with the Best Agriculture State Award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Award Committee? So answer is Maharashtra. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट? नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट परी? परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया और एक प्रोग्राम है ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल? तो आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा शंकर नारायण। ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल। और ये एक एपेक्स हॉस्पिटल है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसके कमांडेंट बने हैं शंकर नारायण। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, आज ही डिस्कस किया है, ताइवान।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी। सो ये थे आपके करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वापस से अपने कंपाइलेशन के साथ। ओके, सो टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड पीडीएफ के लिए आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी आप डेली करंट अफेयर्स या जो भी हमारा कंपाइलेशन अभी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन या 10 से लेकर जो 12 ऑफ जुलाई की करंट अफेयर्स है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंपाइलेशन का नहीं मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, सो टेक केयर।